आज मैं वह जो आउटसाइडर कहानी तुम्हें पढ़ा रहा था अपने बच्चों, आज उसका मूल्यांकन करूंगा। पेज नंबर उस दिन 46 मैंने पेज आधा पढ़ाया था, लेकिन आज मैंने शुरू से उसको थोड़ा सा शुरू किया, मतलब पेज नंबर 46 को जहां पढ़ाया हूँ एक पैरा और पीछे से मैं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान देने की बात है बच्चों। तो नीलम ने, ध्यान दो, नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी क्या है दे। उसने तो उसे महज मजाक समझा, पर वे लोग सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था। वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की गुपचुप खिचड़ी पकती रही और उसे कानों कान खबर तक न हुई। उसे तो तब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी गई। यानी बच्चों, वे लोग पूरा, जैसा कि मैंने उस दिन समझाया था, पूरा परिवार के लोग, मालती यानी जोशी ने बताने का प्रयास किया कि नीलम के पूरे परिवार के लोग, उसकी बहन पूनम, दोनों भाई जो सुमित और सुजीत, खैर सुमित तो शादी के बाद वह बाहर गया हुआ है, और दोनों भाइयों की पत्नी अलका और सुषमा, और उसकी बहन पूनम, पूनम का पति नरेश, ये सभी लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी तय करा ही देंगे सब मिलकर के। लेकिन नीलम अपनी जगह पर अडिग थी बच्चों। दृढ़ संकल्प थी कि नहीं, अब मुझे शादी नहीं करनी है, पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। तो फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। केवल मनोरंजन के लिए वो पूरा ब्यौरा पढ़ गई थी। उसे हंसी भी आई थी और आश्चर्य भी हुआ था कि कैसे लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं। यानी 45-46 साल का उम्र भी कोई शादी का होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का गजब का शौक पालते हैं। तमाम बातें वो सोच रही है। उसे फुर्सत से विचार करने के लिए कहा गया था, पर सुदीप और सुषमा दूसरे ही दिन उसके कमरे में आदम। उन्हें शायद सबसे ज्यादा जल्दी थी। कनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तय करके जाना चाहते थे। उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुंचा। लगा कि दोनों भाई दल बांध कर उस पर हमला करना चाहते हैं। इन दोनों भाई सुजीत और सुमित दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि दीदी की शादी हो जाती तो अच्छा होता। मेरा कहने का मतलब यह परामर्श बच्चों, अगर उसको शादी करने का नीलम की बात थी, जब ये लोग सर्विस पाए थे उस समय क्यों कल्पना नहीं की थी इसकी। इस बीच तो काफी समय बीत गया। यानी इसलिए लोग शादी की बात उस समय नहीं सोच रहे थे। तमाम उत्तरदायित्व तो बाकी था भी, कौन उसको संभालेगा। नीलम के कंधों पर सभी जिम्मेदारियां एक के बाद एक आगे बढ़ती गई। यही होता है समाज में, जो बच्चे उत्तरदायित्व का पालन करते हैं सब लोग छोड़ देते हैं उसके ऊपर। पूरी जिम्मेदारी निभाओ। नीलम बेचारी निभाती चली गई और समय बीतता चला गया। आज 45 साल उसका उम्र हो चुका है, तो लोगों को शादी का उसके ख्याल आया है। 45 साल, 50 साल, 55 साल कोई शादी का उम्र नहीं होता है। यानी नीलम ने अपनी जगह पर ठीक डिसीजन लिया बच्चों। आगे बच्चों ध्यान देने की बात है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर सुदीप ने कहा, एक पूछ लिया, दीदी तुम्हें कल लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? कौन सा? वो अवस्थी जी वाला? ना बाबा, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का कोई इरादा नहीं है। यानी तुरंत मजाक में वह उस प्रपोजल को टाल देती है कि नहीं, शादी हो जाए तुरंत नानी बन जाऊं। भाई उसकी लड़की बड़ी बड़ी हो गई है, शादी तुरंत हो जाएगी, तुरंत बच्चे होंगे तो मैं नानी बन जाऊंगी। यानी एक प्रकार से उसका भी विचार ठीक है।
यानी टालने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था बच्चों कि शादी न हो। इस उम्र में शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं बच्चों। आगे बच्चों, तो बरेली वालों को देख लेते हैं। सुषमा ने सुझाव दिया, अरे उनके दो बेटे हैं, शायद वे तो अभी छोटे हैं और उन बेटों को भी हॉस्टल में रखने को तैयार है। सुदीप ने जानकारी दी। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इधर तो यह प्रचारित करेंगे कि हम सिर्फ बच्चों की खातिर शादी कर रहे हैं और फिर उन्हें बच्चों को हॉस्टल में ठूसने को भी तैयार हो जाएंगे। और ऐसे दो मुहे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। यानी हिपोक्रेसी माने कथनी और करनी में अंतर हो, मुख में कुछ और हो, कर्म में कुछ और हो। बच्चों एक बात बता दें आप लोगों को, 3 तरीके से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से अच्छे विचार हो मन में, वाणी अच्छी हो, कर्म अच्छे हो, तब जाकर के वो व्यक्ति अच्छा माना जाता है। 3 चीजों पर व्यक्ति की समीक्षा होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन शुद्ध हो, वाणी भी शुद्ध हो, शीतल हो, कर्म भी शुद्ध और शीतल हो, तब आप समझ लो कि आप महान व्यक्तियों में से। आगे तो पेज नंबर 47, जाने दो बरेली वालों को, गोली मारो। सुजीत बोला है गोली मारो, मतलब गोली मत मारो, तो मतलब छोड़ दो, परित्याग कर दो, जाने दो। यानी सुजीत बोला, मुझे तो नरेश के जीजाजी वाला प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा है। एक तो वहां से डिप्टी कलेक्टर है, यानी डिप्टी कलेक्टर की शादी, सभी अच्छी अच्छी शादियों की प्रपोजल वो लोग लेकर के आए थे। अब डिप्टी कलेक्टर वाली बात भी हो रही है। दूसरे थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का भी शौक रखते हैं। ही विल बी ए परफेक्ट कंपेनियन। बीच बीच में एक लाइन अगर अंग्रेजी में बोल दी जाती है ना, लोग समझते हैं बहुत आजकल मिडिल क्लास फैमिली में, मध्यवर्गीय परिवार में एक स्टाइल है, हिंदी बोलते बोलते बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर देना, या एक दो सेंटेंस अंग्रेजी के बोल दिए जाए। तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि आजकल हमारे समाज में जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, बीच बीच में अपनी हिंदी में एक आध सेंटेंस कैसे अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। बच्चों इन्हीं की बात कर रहे हो ना, जिनकी लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी है। अरे क्यों मेरे सिर हत्या थोपना चाहते हो? अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी। पम्मी की सास ने भी तो कहा था कि अगर वे शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क लूंगी, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, 2-4 साल मुंह फुलाए रही, अब सब ठीक चल रहा है। यानी कहने का मतलब लोगों ने ये प्रपोजल रखा कि तुम शादी कर लो दीदी, लेकिन दीदी का विचार अडिग है। जीतू किसी दिन फुर्सत मिले तो पम्मी से पूछना ये 2-4 साल उसने कैसे काटे हैं। एक तो वह शुरू से ही दिलेर है, फिर प्यार का जोश भी था, इसलिए सब कुछ हंसते हंसते झेल गई। वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है। लाइन इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात भी सही है। वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है, पर इस उम्र में इतना तनाव मैं नहीं झेल पाऊंगी। 20 साल की उम्र से मैदान में खड़ी हूँ, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई। तो बच्चों एक माता पिता का दायित्व तो पालन कर रही है, वो बड़ी लड़की कौन, ध्यान देने की बात है बच्चों। यानी नीलम जो है 25 साल से, इतना साल लोग सर्विस करते हैं, 25 साल से घर का उत्तरदायित्व का बोझ संभाली हुई बेचारी 20 साल की उम्र से लगातार कहती थक कर चूर हो गई हूँ, अब जाकर थोड़ा सुस्ताने का मोहलत मिला है। मैं इस मोहलत का भरपूर इंजॉय करना चाहती हूँ। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती नहीं हूँ, समझती भी हूँ और कद्र भी करती हूँ, पर मेरे लिए इतनी सोच विचार करने की सचमुच जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ, शांति और आराम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक्स ऑल द सेम। यानी वो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मुझको आराम से रहने दो भाई, शादी विवाह नहीं करनी है मुझे, और ऐसी स्थिति में अकेलापन में मैं जीवन जीना चाहती हूँ।
ये बात स्पष्ट रूप से नीलम कह रही है। दोनों अपना सामूल लिए उठ गए। कमरे से बाहर 2-4 कदम ही गए होंगे कि सुषमा बोल पड़ी, मुझे मालूम था वे मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही है, ससुराल में ठोस घटना सहना उनसे बस का थोड़ी ही है। ये बोलना ठीक नहीं है। सुषमा जी जो है ये बोल रही हैं कि भाई बॉसिंग करती है, बड़ी लड़की है, कमा रही है, अगर कुछ आज्ञा दे देती है, कुछ बड़ी बहन आज्ञा दे दे, माता पिता आज्ञा दे दे, भाई बड़े भाई आज्ञा दे दे छोटे को, क्या बॉसिंग करना कहेंगे इसे? ये बात भी गलत है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। यानी आज ऐसी स्थितियों में ही संयुक्त परिवार टूट रहा है बच्चों। यानी बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट करना, परिवार जहां है वहां बॉसिंग शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। आप बड़े ऑफिसर हो, ऑफिस में काम करते हो, ऑर्डर दे रहा है, बॉसिंग होगी। लेकिन घर में अब को पिता आज्ञा दे रहे हो, माँ आज्ञा दे रही हो, जाओ ये काम कर दो, इसे बॉसिंग कहना शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है सुषमा का। आगे बच्चों क्या बात करती हो भाभी, अब इस उम्र में इनसे धौस झपट कौन करेगा? क्या औरों को ने सही पति की तो सहनी पड़ेगी, उसकी जी हजूरी तो करनी पड़ेगी। अनचाहे ही सारी बात नीलम के कानों में टकरा गई। उसने सोचा सुषमा ठीक ही कह रही है। इतने दिनों तक इस घर में छत्र शासन करने के बाद अब वह किसी का शासन स्वीकार नहीं कर पाएगी। शादी के इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं था। अच्छा ही हुआ जो वह किस्सा शुरू होने से पहले ही उसने खत्म कर दिया। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय बच्चों, कहने का मूल शाब्दिक आशय यहाँ पर यह है कि नीलम तुरंत अस्वीकार कर देती है सारे संबंधों को, और यह होना भी जरूरी था। यानी जब तक व्यक्ति अगर बोल्ड नहीं होगा तब तक उसको मुर्गी बनाने में लोग तमाम लोग मिलते रहेंगे, और ऐसा निर्णय होना भी जरूरी है बच्चों। आगे ध्यान देने के बाद बच्चों ध्यान दो, पेज नंबर 48 में अब आप लोग पहुंच गए इसमें। पर कहाँ 24 घंटे भी नहीं बीते और पूनम ने उसे घेर लिया। उसने तो प्रस्तावना में समय भी नहीं बर्बाद किया, सीधे ही शुरू हो गई, भैया भाभी बता रहे थे तुमने शादी से साफ इनकार कर दिया, तो और क्या करती? तुम लोगों को पागलपन का दौरा पड़ गया है, तो क्या हुआ? मेरा दिमाग तो अभी साबुत है। मम्मी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा अपने ही ढंग से सोचती हो, कभी औरों को दृष्टि से भी सोचा करो। क्या मतलब? तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पर, खासकर सुजीत और अलका के मन पर कैसा भार सा बना बनता है। अलका कहती है हम तो जिंदगी को कभी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। एक अनब्याही ननद का साया हमेशा हमारी खुशियों पर मंडराता रहता है। बच्चों यहाँ पर ये बात बताई गई कि सुजीत और अलका, यानी सुजीत पत्नी अलका, क्योंकि भाई उन्हीं के साथ में, सुजीत अलका के साथ में और नीलम रहती है, तो उसके मन में थोड़ा कष्ट होता है कि एक बहन हमारी शादी नहीं की, अनमैरिड है। यहाँ पर यह भी सोचने की बात है, अगर इन लोगों को इतना ही कष्ट था शुरू में क्यों नहीं आज 5-7 साल पहले कल्पना की होती, सुजीत और पहले ये प्रस्ताव रखता। लेकिन उस समय नहीं, आज सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। सारी जिम्मेदारियों के पूरा होने के बाद तब इन लोगों ने ऐसा प्रस्ताव रखा है बच्चों। आगे सो सैड, नीलम ने हंसकर कहा, भाई अपनी अलका रानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी की किताब से वे पेज बहुत पहले फाड़ कर फेंक दिए थे जिस पर शादी की इबारत लिखी हुई थी। यानी नीलम स्पष्ट शब्दों में कहती है, अरे भाई वो अच्छी सर्विस करती है, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर है, तो उसके लिए अपनी नहीं, पूनम से कहती है कि जाकर के छोटी बहन कह देना मेरी भाभी जान को, अलका जी को कह देना कि मेरी शादी को लेकर इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं विवाह वाला जो चैप्टर था वह बहुत पहले मैंने उसको फाड़ फेंक दी। वैसे भी बात सही है भाई बच्चों। यानी अगर देखा जाए
कि लाइफ जो है, जीवन जो है, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। जैसे एक किताब हो, जीवन एक किताब है, लाइफ इज लाइक ए बुक और द मैरिज इज लाइक वन चैप्टर। तो यह कहना कि नहीं एक ही चैप्टर जीवन है, यानी एक ही चैप्टर क्या पूरी किताब है? नहीं, किताब में हर चैप्टरों का अलग अलग महत्वपूर्ण रोल होता है, अलग अलग भूमिका होती है। बच्चों एक बात जान लो, जैसे आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये मानना चाहिए, लेकिन आजकल एक ये करिए नहीं एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये बात ठीक बनती नहीं है बच्चों। उसी प्रकार से जीवन, बहुत से लोग क्या समझते हैं केवल उद्देश्य शादी ही है, विवाहित जीवन का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं। जीवन में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। हाँ, एक चैप्टर का नाम विवाह हो सकता है। तो यहाँ पर नीलम कहती है मैं उस चैप्टर को जीवन में से, जीवन रूपी किताब में से निकाल कर लिखेंगे, स्पष्ट शब्दों में अनाउंसमेंट कर। कौन? नीलम ने। भाई अब कॉलेज में प्रोफेसर हो गई, अपने ढंग की लाइफ जी रही है, यह होना भी चाहिए। जीवन जीने के अपने अपने अनुभव होते हैं, तरीके होते हैं, और अगर उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर दिया जाए कि नहीं शादी हो जाना ही जरूरी है, शादी कर लेना ही जरूरी है, ये बातें कम ठीक हो आगे बच्चों। लेकिन हाँ, मेरा यह कहना नहीं शादी करना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं, शादी होना चाहिए, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक निश्चित उम्र में। पिछले क्लास में भी ये बात मैंने कही थी, अरे 25 साल 30 साल, अजीजी 35 साल, अब कोई 50 साल की उम्र में शादी करे, 55 साल में भाई शादी का उद्देश्य है, व्हाट इज एम्बिशन, व्हाट इज द लक्ष्य, क्या है? कुछ भी नहीं बच्चों। और आगे ध्यान दो बच्चों, वह कह रही है दीदी क्या वे पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते? मम्मी तुम नहीं जानती अरमानों की दफन करना कितना असहनीय होता है, उन्हें वापस जिलाना तो शायद और भी पीड़ा देगा, और मुझे डर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सपनों के टूटे हुए सिरे को वही सुधारना चाहूंगी जहां छोड़ा। इसका मतलब वह भी अपने जीवन में युवावस्था में कल्पनाएं की होंगी, तमाम इमेजिनेशन की थी, लेकिन नहीं, अपने लक्ष्य के लिए सारे इमेजिनेशन को, सारी कल्पनाओं को कुर्बान कर होना भी चाहिए बच्चों। जीवन में लक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। जो पढ़ने वाली थी वो लेक्चरर बनने का स्वप्न रहा होगा, लेक्चरर बनी, और लेक्चरर बनने के साथ साथ बच्चों अपने संपूर्ण उत्तरदायित्व का पालन, जैसे कि माँ एक पिता अपने सारे उत्तरदायित्व का पालन करते हैं, वैसे ही नीलम ने उत्तरदायित्व का पालन किया बच्चों। आगे मैं समझी नहीं दीदी, मम्मी मेरी उम्र चाहे जो भी रही हो, मेरे सपने अभी भी किशोर हैं, मेरे भाई लोग जैसे एंटीक पीसेस मैंने सामने परोस रहे हैं, उनसे उनका कोई मेल नहीं है। भाई मेल होना चाहिए ना, शादी विवाह में विचारों का मेल होना चाहिए, जरूरी भी है बच्चों। आगे दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, अगर तुम्हारी समय में शादी हो गई होती तो हमारी, दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो हमारे जीजा जी भी आज उम्र के इस दौर में होते। समय शादी नहीं हुई, यही तो परेशानी है मम्मी। पति पत्नी साथ साथ, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पति पत्नी साथ साथ बुढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीजें जिंदगी से जुड़ जाती हैं कि उम्र का एहसास पीछे छूट जाता है। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में बाहर होती है। मम्मी की बातों का अच्छा जवाब दी नीलम ने, मेरी बात सही है, अगर 20-25 साल 24 साल 25 साल में शादी होती है तो पति पत्नी बूढ़े होते हैं, दोनों की कल्पनाएं एक साथ जुड़ती हुई आगे बढ़ती है, यादें जुड़ती रहती हैं, और तब जीवन का एक अलग आनंद है। ये बात भाई, पति पत्नी साथ साथ बूढ़े होते हैं, अब बुढ़ापे का एहसास नहीं होता उस समय, धीरे धीरे बूढ़े होते चले जाते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। कितनी अच्छी कल्पना की बात बता रही है कौन? नीलम। बात आगे बच्चों,
तो समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। मैंने भी तो तुम्हारे प्रस्तावों को मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा। दरअसल अब शादी की बात ही मन में से उतर गई है। तुम लोगों ने यह विचार फिर से जगा दिया है, तो सोचूंगी कोई सही आदमी मिला तो आप बता भी दूंगी। पर अब इस उम्र में मैं कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं ओढ़ सकती। सॉरी। स्पष्ट शब्दों में नीलम ने सारे विचारों को व्यक्त किया। ठीक है, आप लोग शादी के लिए कहते हो, मैं सोचूंगी। कोई अच्छा लड़का मिल गया, भाई लड़का क्या हो, बूढ़ा आदमी मिल जाएगा। 45 साल की उम्र हो चुकी है, तो पति का उम्र भी 50 साल होना चाहिए। अब 50 साल का उम्र अधेड़ उम्र माना जाएगा ना। पहली सोचने वाली बात है। वो कहती है, फिर भी रिस्पेक्ट से बात करती है कि मैं सोचूंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी। तो ये होना सोचना भी जरूरी है, लेकिन किसी को भी तुरंत, ये बड़ी है, बात करने के ढंग उसको देखो, कितने तरीके से बात करती है, कितने लहजे से बात करती है छोटों से भी। और यही होना चाहिए बच्चों, जब बड़े लोग भी छोटे से बात करें सम्मान और प्रेम के साथ, और छोटे बड़ों के साथ अगर बात करते हैं तो उनमें भी सम्मान होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। आगे एक बात और दीदी, अब क्या रह गया, तुमने इस घर को लाख अपने खून से चाहो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही हो। अच्छी बात जानो, यानी अच्छी बात बताई कि कम से कम इतनी मार्मिक प्रैक्टिकल बात बताई मम्मी। मम्मी मैंने पूनम बच्चों कि मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल होता है। तुम कितना अपने खून सींच दोगी, लेकिन लोग जस नहीं मानेंगे। एक बात जान लो, आउटसाइडर बनकर रह जाओगी। यहाँ पर पूनम की बात भी प्रैक्टिकल है बच्चों, बात भी सही है। कितना भी कुछ कर दोगे, वह आउटसाइडर जैसी ही रहेगी। आगे बच्चों, तुमको इस घर को, यहाँ हो गया बच्चों, क्या बात करती हो, मैं सच कह रही हूँ। अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की तरह रह जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। बात उसकी भी कुछ प्रैक्टिकल है बच्चों। अभी तुम कमा रही हो, तुम्हारा लोग सभी लोग सहन सहन कर रहे हैं, कि जिस दिन रिटायर्ड हो जाओगी उस दिन तुम्हारा स्थान एक फालतू सामान जैसा हो जाता है। ये तो बच्चों सारे बूढ़े लोगों के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। जो आदमी रिटायर्ड हो जाते हैं ना, एक सामान की तरह हो जाते हैं। कहीं बैठ रहे हैं, कहाँ यहाँ क्यों बैठे हैं, आप वहां बैठ जाइए अच्छा होगा। वहां बैठा है तो अरे भाई वहां नहीं, वहां बैठ जाइए। अरे लेकिन लोगों को सामंजस्य बनाना पड़ेगा, और जो रिटायर्ड हो उनको भी सामंजस्य बनाना चाहिए, परिवार सदस्यों को भी ध्यान देना बच्चों। तो जीवन चलता है। इस पर तमाम कहानियां बनी है बच्चों। एक कहानी मैंने पढ़ा था, वापसी। वापसी कहानी बड़ी दर्दनाक थी। रिटायर्ड होने के बाद किस प्रकार से घर में उनकी स्थिति थी, उषा प्रेमदा ने कहानी लिखी थी, बड़ी जबरदस्त कहानी वापसी। तो बहुत कुछ कहानियां, साहित्य भी जीवन की सार्थकता को, जीवन के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करती है बच्चों। आगे नीलम कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहाँ चली आऊंगी, पर नहीं कहा। पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था, नहीं दिया तो बुरा भी लगा, पर चुप लगा गई। अब इससे क्या कहें, वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। कहना होगा तो सुदीप से कहेंगे, खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया, दोबारा पलट करके भी नहीं देखा। तब का गया अब आया है, यहाँ बैठकर दीदी का ख्याल नहीं आया। अब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ है। बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिकल बात कही यहाँ पर नीलम ने। अरे भाई,
8-10 साल हो गए, 7-8 साल उसको। किसको? जब सुदीप इंजीनियर बना कनाडा चला गया, अरे उसी समय अगर शादी कर दिया होता है इसका, शायद बात सोचती थी, लेकिन उस समय नहीं। उस समय गया इंजीनियर बनने के बाद, आज वापस आया कई सालों के बाद। तब शादी, नीलम की शादी के बाद उसे ख्याल आया शादी कर देना उचित है। दीदी की उम्र क्या हुआ, उस कल्पना उसने नहीं किया आगे बच्चों। लेकिन सुदीप ने भी वो कुछ नहीं कहे, ध्यान दो, नहीं कहेगी अपने भाई बहनों को उसकी अपार ममता है। शिकायत कभी अगर थी तो वो अम्मा से थी। माँ होकर भी उन्होंने बहुत बात किया। कमाने का भार बड़ी बेटी कंधों पर डालकर वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। उम्र नीलम की मुट्ठी से में से रेत की तरह फिसलती रही और अम्मा जानकर अनजान हुई। ध्यान बच्चों, यानी कहने का मतलब यह है, अम्मा पर भी थोड़ा उससे नाराजगी है, क्योंकि जब उसकी उम्र थी शादी की, उस समय अगर वो अम्मा चाही होती तो शादी हो गया होता। लेकिन उन्होंने इस तरह की बड़ी लड़की कमाई रही है, घर का उत्तरदायित्व का वो संभाली है, चलने दो। अरे भाई, माँ का सबसे पहले दायित्व होना चाहिए कि लड़की बड़ी हो गई, शादी करनी है कि नहीं करनी है। पिताजी तो घर थे नहीं, लेकिन माँ का तो दायित्व होता है। लेकिन माँ ने ममता में, मोह में सब कुछ भूल चुकी थी। नीलम की शादी करनी है कि नहीं करनी है, और नीलम तो खुद तो कहेगी नहीं कि मेरी शादी कर दो। भाई कोई लड़की या कोई लड़का अपने माता पिता जल्दी कहेगी कि मेरी शादी कर दो? हाँ भाई, आजकल लड़के होते तो जरूर कर देते, हाँ आप शादी कर दो हमारी। लेकिन नहीं, जो नीलम थी, एक आदर्शवादी नौयुवती थी, वो कैसे कल्पना कर सकती थी, कैसे कर सकती थी कि माँ मेरी शादी कर दो आगे। लेकिन आज ये सब सारी बातें उसकी दिमाग में याद आ रही। क्यों? पूनम की जो तमाम बातें पसंद कर रही है पूनम। उसके बाद पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली थी, तब यह नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियति होगी। मन में एक क्षीण आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वो अपनी जिंदगी जी सके। पर वो आशा दुराशा ही साबित हुई। मैं सोची थी वो कि भाई लोग अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे तो उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन सारी आशाएं मिट्टी मिल गई। भाई लोग तो अपने बारे में सोचते रहे। आजकल शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया जा रहा है कि आजकल लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। लड़कों को पढ़ाइए लिखाइए, इंजीनियर बनाइए, और इंजीनियर बनाने के बाद में लोग जो हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद में अपने बारे में सोचते हैं। परिवार के बारे में नहीं सोचते कि माता पिता ने कितनी मेहनत से पढ़ाया है, कितनी मेहनत से लिखाया है, कैसे वो बच्चा आगे बढ़ा है। इन तमाम बातों को नहीं सोचते आगे बच्चों। अगर वे जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही है तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित न होती। ये लड़का कनाडा जा रहा है, नौकरी मिली थी कनाडा में, विदेश जा रहा है लड़का, हर माता पिता खुशी होती है। लेकिन इतना दिन के बाद आएगा, 10-10 साल के बाद वो नालायक आएगा, 15-15 साल के बाद में आएगा, तो शायद माँ को इतनी खुशी नहीं होती बच्चों। आगे बच्चों, अपने अंतिम दिनों में भी बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। चित्रों से अब उसका मन नहीं भरता था। पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता था कि दीदी, इतनी जल्दी इतने सारे रुपए का जुगाड़ करना बहुत कठिन है, और मैं बार बार उस्मा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता। बेचारी अम्मा, बेचारी अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बड़े बेटे का कंधा नसीब न हुआ, न तर्पण। उन दिनों प्रिया होने वाली थी और सुदीप का वहां होना बेहद जरूरी था। और फिर एक बार इमरजेंसी की बात बीत गई, इमरजेंसी बीत गई तो उसका आना चलता ही चला गया। यानी कहने का मतलब यहाँ दिखाया गया सुदीप, यहाँ तक कि माँ के मरने के बाद भी वो नहीं पहुंचा।
आजकल यह कहानी कितनी सार्थक हो गई है जानो बच्चों, मानो घर घर की बात। तमाम लड़के जो अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं तो बस वहीं के हो जाते हैं। माता पिता के मरने के बाद भी नहीं पहुंचते, कंधे देने नहीं आते। ऐसे ऐसे नालायक संतानें जन्म ले रही हैं इस देश में। ये बात लेखिका ने बड़े बखूबी तरीके से व्यक्त की है, कितनी मार्मिकता के साथ व्यक्त किए बच्चों। आगे ध्यान दो। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था। उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करता और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता, इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक भी हो गया था। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया जा सका। फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसने सुजीत की शादी भी कर दी। पूनम के जाने के बाद घर एकदम सुना हो गया था। अलका ने आकर उस सुनेपन को भर दिया। सुमित की शादी के लिए उसे सिर्फ नहीं खपाना पड़ा, उसने खुद ही तय कर ली थी। घर की यह आखिरी शादी भी बड़ी धूमधाम संपन्न हुई। अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर इतनी खुश थी। यानी सोचो, नीलम की शादी उसने की, अपने छोटे भाई सुजीत की शादी की, सुमित की शादी की, सुमित को पढ़ाई, सुजीत को पढ़ाई और अपने छोटे भाई सुमित को डॉक्टर तक बना दी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। माँ मर गई, माँ मरने के बाद भी उसके बड़े लड़के का आना नहीं हो पाया। उसका सारा खर्च वर्च भी कौन निभाई? बेचारी नीलम। यानी मानो अकेले मोर्चे पर लड़ती रही। यानी दिखाया गया कि जो कार्य पुरुष वर्ग नहीं कर सके, सुमित और सुजीत और सुदीप नहीं कर सके, वह कार्य पूरे परिवार का उत्तरदायित्व टंके की चोट पर निभाती रही बेचारी नीलम। यानी ये होना चाहिए अकेले लड़ाई के मैदान में वीर अभिमन्यु की तरह वीरांगना नीलम अकेले मैदान में, जीवन के मैदान में संघर्ष कर। अब आराम मिला है उसे। आगे बच्चों, अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर कितने खुश थी नीलम, पर इस बेवक्त की सेनाई ने इस गुण गोबर कर दिया। यानी सारी योजनाएं बनी थी, सारी चीजें तैयार थी, शादी कराने की बात चल रही थी, किसकी? नीलम की। ये नीलम की शादी के बाद यहाँ आना उठना, मानो नीलम खुशी में गुड़ गोबर कर, उसे खुशी थोड़ी कम हो गई भाई। हर बातें हर समय हर परिस्थितियों में लायक नहीं होती बच्चों। आगे गनीमत यह हुई कि उसकी शादी का प्रसंग जिस तेजी के साथ उठा था उतनी जल्दी दब गया। अम्मी के चले जाने के बाद तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर चलने लगी। लोग अपने से मसरूफ ही हो गए थे। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए थे और अब सुदीप का सामान बच रहा था। यानी कितना बड़ा परिवर्तन हुआ बच्चों। ध्यान देने की बात है कि सुदीप अब कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है, पैकिंग वगैरह कर रहा है, फिर विदेश जाएगा। उधर उसका छोटा भाई सुमित और उसकी पत्नी नेहा वह सब बाहर से आ गए हैं घूम घाम कर। अब जिंदगी फिर पुराने ढंग से चल रही है। आगे बच्चों, उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ा ले ताकि ज्यादा से ज्यादा समय दीपू के साथ बिता सके। उस दिन ज्वाइन करने के बाद के लिए कॉलेज गई थी, साथ में एक एप्लीकेशन भी लेती गई। प्रिंसिपल मैडम ने उस एप्लीकेशन की ओर देखा भी नहीं, बोली आज तुम नहीं आती तो घर पर संदेशा भेजने वाली थी। यानी नीलम जो है 15 दिन की छुट्टी ली थी बच्चों अपने प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने एक बात कही कि अगर आज तुम नहीं आती तो मैं संदेशा तुम्हारे घर पर भिजवाने वाली थी। तो बोली क्या बात है?
आगे ध्यान दो। क्यों, कोई जरूरी काम था? हाँ, ट्रांसफर ऑर्डर आया है, ट्रांसफर और प्रमोशन एक साथ प्रिंसिपल बन करके जा रही हो। कहाँ? खैर, जगह तो बहुत दूर बस्तर में है, पर सुनते हैं बड़ी शांत जगह है, कॉलेज भी नया नया है, तो ज्यादा समस्याएं भी नहीं होंगी। लेकिन मैडम, अरे भाई, अब क्या परेशानी है? अब तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां खत्म हो गई हैं, और भगवान की दया से यू आर ए फ्री बर्ड नाउ। तुम्हें तो अब ऐसे चैलेंज खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर लेना चाहिए। यानी कि वहां पर एग्जाम में इस बार से पूछा जाएगा, ये बात किसने कही थी, यू आर ए फ्री बर्ड नाउ? किसने कही? प्रिंसिपल ने। ये बात प्रिंसिपल ने कही। अरे, आप तो फ्री बर्ड हो चुकी हैं, अरे अब आप प्रिंसिपल का पद, उत्तरदायित्व का पद लीजिए, तो घर की जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो चुकी हैं। ये बात प्रिंसिपल ने कहा बच्चों। आगे, सो तो ठीक है मैडम, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे। देख लो, पर मुझे लगता है बार बार प्रमोशन रिफ्यूज करना भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से यह तीसरी बार हो रहा है। मैडम फिर अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई थी। छुट्टी की एप्लीकेशन उनके सामने सरका कर वह लौट आई। घर आते हुए रास्ते में उसने ढेर सारी खरीदारी की। सुदीप के लिए खादी का सूट लेंथ और कुर्ते पजामे, सुषमा के लिए कोसा और चंदेरी साड़ियाँ, और प्रिया के लिए सब प्रांतों की गुड़ियों का पूरा सेट सारा, साथ ही प्रिया की मनपसंद रसगुल्ले भी। यानी वहां से लौटी, बुरी सा विचार करूंगी, उसके बाद रास्ते में आ रही थी। और एक बात और भी है, मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ जीवन में, कि अगर कोई स्त्री जॉब करती है, पैसे कमाती है, तो अधिकांश पैसे उसको मार्केटिंग में चले जाते हैं। बचा कम पाती है, थोड़ा बचा लेती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश पैसे उनके मार्केटिंग में खर्च होता है। क्योंकि मार्केटिंग करने में बहुत बड़ा स्वभाव होता है, नेचर होता है। रोज कपड़ा खरीदना, नई नई चीजें खरीदना, मार्केट में जो नई चीजें आती है उसको खरीदना, ये पुरुष वर्ग में ये चीजें कम पाई जाती है। मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आवश्यक सामान ज्यादा। तो यहाँ पर हमें मत बता दो कि सर पक्षपात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सभी के लिए बात करता हूँ बच्चों। लेकिन हाँ, यहाँ पर वो खुद मार्केटिंग करती हैं नीलम जी, अच्छे खासे कपड़े खरीद लेती हैं, रसगुल्ले रसगुल्ले वगैरह वो खरीद लेती हैं। क्योंकि नीलम, ध्यान दो, अपनी जो भतीजी है ना, हर बुआ अपनी भतीजी को, अपने भतीजे को बहुत प्यार करती है, प्राय हिंदुस्तान की हर बुआ। अब उसमें गाग दो न करे भाई, दूसरी बात है, तो एक्सेप्शन है। अधिकांशतः बुआ लोग अपनी भतीजी को, भतीजे को बहुत प्यार करते हैं। तो उनकी भतीजी मालती कौन थी? सॉरी बच्चों, नीलम की मालती मुझे तो देखी क्या है, यानी नीलम की भतीजी कौन है? प्रिया। प्रिया कौन है? प्रिया भाई जो सुमित इंजीनियर है कनाडा में, उसकी पुत्री है। इसलिए अब बाहर जाने वाली उसके लिए रसगुल्ला, बच्चे रसगुल्ला दिलाई करते हैं, खूब खाते पीते हैं। और उनके लिए वह जो है कपड़े वगैरह की मार्केटिंग, खूब गुड़िया वगैरह, तमाम बच्चियां तो गुड़िया खूब चलती हैं, तमाम हिंदुस्तान की हर वैरायटी से गुड़िया वह मार्केटिंग करती है। अब क्या, ध्यान दो, घर पहुंचने वाली है, घर पहुंचेगी लेकिन माथा छलक जाएगा उसका। आगे घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने के बजाय वह सीधे दीपू के कमरे की ओर चली गई, परंतु पैर दरवाजे में ही छिटक गए। भीतर देवरानी जेठानी का प्रेमालाप चल रहा था। अलका कह रही थी, आप तो लकी हैं जीजी, फुर्र से उड़ जाएंगी। ध्यान दो बच्चों, ये नेहा भी 4 दिन के बाद छोटू के साथ बंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा करके लाए हैं, तो भुगतेंगे। ध्यान दो, ये बात अलका किससे कर रही? सुमा से। दोनों देवरानी जेठानी बात कर रही है। ध्यान दो, अलका कौन है? देवरानी है। जेठानी कौन है?
सुषमा है। सुषमा किसकी पत्नी है? सुषमा दीपू की, दीपू है सुदीप की। और अलका किसकी पत्नी है बच्चों? सुजीत की। नेहा किसकी पत्नी है? एक बार फिर बताते हैं आप लोगों को, नेहा किसकी पत्नी है? बताओ जल्दी से। अरे नेहा जो है वह, सोचो पहले आप लोग, नेहा किसकी पत्नी है? सुमित की। ये बात जान लो इस तरीके से, ये बातें एकदम नोट कर लो। अच्छे अच्छे बच्चों को दिमाग ठनक जाता है, सब तमाम जो रिलेशन है। आजकल बच्चे जो रिलेशन निभाते नहीं तो याद कहाँ से रहेगा, इसलिए रिलेशन निभाओ बच्चों, तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद भी आएंगी आगे बच्चों। फिर क्या हुआ? अब दोनों देवरानी जेठानी बात कर रही थी कि अरे तुम तो चली जाओगी कनाडा, यहाँ तो लिखवा करके हम आए हैं ना तो घूमने के लिए, बॉसिंग करती है मेरे ऊपर, नेहा भी चली जाएगी। ये सारी बातें सुन लेती है कौन? नीलम। उसके हृदय पर क्या पड़ा? अरे जिसके लिए वो सब कुछ कर रही है, परिवार के लिए सब कुछ कर रही है, परिवार ही अगर न माने उसको, उसमें कष्ट, बड़ा दुख है बच्चों। यानी किसी का जस अगर न मानो, कोई आदमी इतना उपकार करता हो, खर्च करता हो, पूरी सैलरी खर्च कर देती हो परिवार के ऊपर हुआ, लेकिन वही परिवार जस न माने, उसको बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा। और जब उस पर कुछ लोग कह देते हैं अगर आपने क्या किया है मेरे लिए, और दुख पड़ जाता है। भाई माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन वही बच्चा का बड़ा हो जाए, नालायक हो जाए, बोल दे आपने क्या किया मेरे लिए, पर्सनली बताइए, तो माता पिता को फज्र गिर जाता है, फज्र एकदम। कभी भूल करके बच्चों ये बातें कभी मत करना माँ से और पिता से कि आपने मेरे लिए किया। आगे बच्चों क्या कहें भाई, क्या करें भाई, हमने तो बहुत कोशिश की पर बेटी से मस नहीं हुई। अब यही समझ लो कि वे हमारी ननद नहीं सास है, और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। नीलम तो जैसे काठ हो गई, उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके आगे पीछे बोलने वाली, उससे मिस्री भूले स्वर में बात करने वाली अलका, उससे क्या सचमुच इतना उब गई है? उसका साथ उसे उम्र कैद सा लगने लगा है, और अलका की उस कैद से रिहाई दिलाने के लिए ही शायद उसको शादी का प्रपंच रचा जा रहा है। वाह! यानी आज उसको बात समझ आई, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। यानी मानो उस उम्र कैद से बचने के लिए लोगों ने उसकी शादी की कल्पना की थी, आज उसको बात समझ आई, उसे बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा दुख हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद जिस अलका के ऊपर इतना खर्च करती है, पूरे परिवार के ऊपर खर्च करती है, और तमाम जिम्मेदारियों को निभाई उसने, आज वही परिवार अगर उसको बोझ समझ रहा होता है, अपार कष्ट है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, परिवार में जो लोग उत्तरदायित्व निभाएं, उस उत्तरदायित्व को बच्चों बोझ मत मानना, माता पिता के ऑर्डर को बोझ मत मानना, बड़े भाई के ऑर्डर को बोझ मत मानना, बड़ी दीदी हो उसकी बात को बोझ मत मानना, बड़ी भाभी हो उसकी बात का बोझ मत मानना। तब तो ज्वाइंट फैमिली चलेगी, अन्य साथ बिखर जाएगी। फिर आजकल बच्चे चाहते नहीं ज्वाइंट फैमिली चले, तो शुरू से ही जिस दिन सर्विस मिली उसी दिन से अपने बारे में शुरू कर, उनका पैसा बैंक अकाउंट में जाएगी। सरकारें भी आजकल समाज में जिम्मेदारी हो गया, पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा, पैसा उसका हो गया। पहले पैसे हाथ मिलते थे, माँ को, पिता को, परिवार को पैसा दिया करता था, इसलिए परिवार पैसा सबका होता था। आगे इसके बाद वहां खड़े रहना, उन लोगों के सामने करना उसके लिए संभव नहीं था। और तभी बाहु कमरे में लौट आई, इतनी देर तक का हाथ में थमा हुआ सारा सामान उसने पलंग पर पटक दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ दर्द कर रहे थे, पर यह बोझ तो कुछ भी नहीं था। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, निकाल लो अपनी पेंसिलें आप लोग, और किताब के पन्ने पर पेज नंबर 52 में चिन्हित कर लो इन लाइनों को। पर वह बोझ तो कुछ भी नहीं था, इससे 10 गुना बोझ तो उसके मन पर था।
उसी वक्त कहाँ खाली कर, उस दर्द से निजात पाना क्या संभव। यानी जब परिवार के लोग ही इस तरह की बातें करते हैं ना बच्चों, तो कोई भी गार्जियन हो या जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, अपार कष्ट, मैंने पूरा जीवन होम कर दिया, ऐसे परिवार के लिए पूरी जिंदगी होम कर दिया, आज वही परिवार अगर उस बात को मानने के लिए तैयार न हो तो निश्चित रूप से कष्ट बढ़ जाता है बच्चों। नीलम के मन पर बहुत बड़ा कष्ट है, आज बहुत बड़ा दुख है बच्चों। आगे ध्यान दो। रात खाने की मेज पर रसगुल्ले का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। उसने शाही अंदाज में ऐलान किया, ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। अरे वाह, कहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देती है वो, भाई मैं प्रमोशन मेरा हो रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। यानी अपने दुखों को अपने सीने में दबा कर रखती है, लेकिन अपने दुखों को किसी से कहती नहीं है। कहती जो रसगुल्ले लाई थी प्रिया के लिए, तमाम मिठाइयाँ, वह कह देती है कि रसगुल्ले में अपने प्रमोशन के लिए लाई हूँ, अब मैं प्रिंसिपल बन करके बाहर एक कॉलेज में जा रही हूँ। सोचो, आज वही नीलम यानी उस बात को घुमा देती है और ऐसे अंदाज में पेश करती है जैसे मैंने उन सारी बातों को सुनी ही नहीं हूँ, नजरअंदाज करती है। और इसी में जीवन है बच्चों, तमाम बातों को अवॉइड करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी जी पाओगे। अगर आप हर बातों को लेकर के बैठ जाओगे मानो, तो आप जीवन नहीं जी पाओगी। जीवन बहुत सी बातों को, कौन क्या कहा नहीं कहा, इन तमाम बातों को ध्यान में रखने की कतई आवश्यकता नहीं बच्चों। आगे ध्यान दो। जगह तो खैर बहुत दूर बस्तर में है, आजकल हर कहीं तो कॉलेज खुल गए हैं, पर सुनते हैं जगह बड़ी शांत है। मुझे तो इस समय सबसे ज्यादा शांति की ही एक जरूरत है। इस आपाधापी से तंग आ गई हूँ, फिर बार बार प्रमोशन छुड़ाना अच्छा भी नहीं लगता। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो कोई बहाना भी नहीं रहा। क्योंकि वो इस अंदाज में बात करती है कि अगर घर में मैं अब यहाँ पर रहूंगी, तुम्हारी बात से मेरी जो छोटी भाभी यानी अलका है, छोटी मतलब उससे जो उसके छोटे भाई की पत्नी, उसको मेरे रहने, मेरा ऑर्डर, मेरी बॉसिंग शायद उसको पसंद ना हो। इसलिए तमाम सारी बातों को बड़े घुमा करके इनडायरेक्टली कहती है कि अब मैं यहाँ से दूर दराज किसी कॉलेज में प्रिंसिपल बन करके जा रही हूँ, क्योंकि दो दो बार मैं प्रमोशन को ला चुकी हूँ। ये तीसरी बार मैं इस प्रिंसिपल के पद को मैं ठुकराना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। आज वही यानी नीलम, जो कि अपने भाइयों पर जिसे गर्व था, अपनी भाभीियों पर गर्व था कि मुझे लोग रोकेंगे, लेकिन मुझे बात करते हुए जब सुना कि मैं, वह सास की तरह बॉसिंग करती है, सास की तरह रहती है, तो आज वो खुद डिसीजन लेती है कि नहीं, मुझे प्रमोशन को ग्रहण कर लेना चाहिए, प्रिंसिपल के पद को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज वही नीलम प्रिंसिपल बनकर बाहर बस्तर में दूर दराज जा रही है। आगे इस बात पर सभी एकमत थे। रात बिस्तर में लेटी हुई वह दिन भरी घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने दर्द के साथ कहा था, मैडम मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। दर्द माने बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व से बोली थी कि मेरे भाई लोग प्रिंसिपल का पद भी स्वीकार करने नहीं देंगे, मैं लेक्चरर हूँ, मैं लेक्चरर ही रहूंगी। लेकिन आज किसी ने रोका नहीं उसे, किसी भाभी ने नहीं रोका, किसी भाई ने रोका, और वो कहती है कि नहीं, अब मैं बाहर प्रिंसिपल के पद को स्वीकार कर। आगे बच्चों, पर कहाँ किसी ने तो भी प्रतिवाद नहीं किया। मम्मी ठीक ठीक कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी। पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत अभी से किसी फालतू सामान किसी हो गई। यानी समय रहते हुए यहाँ पर नीलम ने एक बहुत बड़ी बात, जिम्मेदारी ली। समय रहते हुए लोग मेरा परित्याग करते हैं, उसमें भलाई यही कि
को मैं पहले परित्याग कर दूं, पहले मैं आउटसाइडर हो जाऊं। पूनम ने बात बोली थी कि रिटायर्ड होने के बाद इस परिवार में तुम एक फालतू सामान की वस्तु की तरह हो जाओगी दीदी। लेकिन उस समय बाद उसे नागवार महसूस हुआ था, लेकिन आज जब से भाभी की बात सुनी है, आज उसे एहसास हो गया कि नहीं, अरे रिटायरमेंट की बात तो बहुत दूर है, मैं अभी कहीं मेरी स्थिति फालतू सामान की तरह हो गई, मैं आउटसाइडर की तरह हो गई। तो समय रहते ही, यानी यहाँ यह भी बताने का प्रयास किया गया, अगर समय रहते हुए बहती हुई हवाओं को अगर आप नहीं समझ पाए तो निश्चित है परिस्थितियां आपके विरोध में न खड़ी हो जाएं। इसलिए आप समय के रुख को समझ लीजिए और अपना निर्णय बदल लीजिए। कितनी सुंदर बात है यहाँ पर। लेख क्या मालती जोशी जी ने, मानो एक सामाजिक कहानी है, मानो एक कहानी हमारी जो आउटसाइडर है एक सामाजिक दस्तावेज हो। इस तरह से मैं अभी इसके उद्देश्य पर शॉर्टकट अपना मंतव्य प्रस्तुत कर दूं बच्चों। आउटसाइडर कहानी एक पूर्ण रूप से सामाजिक कहानी। इस कहानी में हमें बताया गया कि हमें त्याग, परिवार के लिए सब कुछ करना चाहिए, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मसुरक्षा को बनाए रखें और उसके साथ जीवन यापन करें। और साथ साथ आज के नवयुवकों पर भी एक कहानी, एक प्रकार के प्रहार है कि जो नए बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं वे अपने परिवार, अपने माता पिता को भूल जा रहे हैं। ये बातें अच्छी नहीं है। कहीं न कहीं मालती जोशी ने आदर्शवादिता को और यथार्थवाद को दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कराने का प्रयास किया कि लड़के लड़कियों को माता पिता कितने प्रेम से पढ़ाते हैं, लड़के लड़कियां इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर विदेशों में पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने भौतिक सुखों में और अपने प्रमोशन के चक्कर में, अपने धन को एकाग्र यानी धन को बचाने के चक्कर में वे भारत में फिर वापस नहीं आते हैं। कहीं कहीं तो माता पिता खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और वह अपने एकाकीपन की जिंदगी जीते हैं, कहीं पर कहाँ अपने फ्लैटों में, लेकिन उस माता पिता को देखने वाला नहीं होता है। इस दुखांत के जीवन को लेखिका महोदया मालती जोशी ने बड़ी मार्मिकता के साथ दिखाने का प्रयास किया है कि हमें ऐसी परिस्थितियां हम समाज में न पैदा करें, हम विदेशों में रहें, अगर समय निकाल करके अपने परिवार के साथ भी समय बिताएं। अगर परिवार में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई परिवार में किसी का देहांत हो रहा है, समय निकाल करके जरूर आए और अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, उसको उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। इस तरह से कहानी समाप्त होती है बच्चों। मैं आज कहानी समाप्त करता हूँ, अगले दिन फिर मैं दूसरी कहानी का शुभारंभ करूंगा। वैसे दासी कहानी तो आगे पाठ्यक्रम में बिल्कुल नहीं है, यह कहानी पूर्ण रूप से निकाल दी गई है। आप लोग भाग्यशाली भी हो, कहानी बहुत ठीक थी है। और अब अगली कहानी में आप लोगों को 7वें नंबर जो कहानी है, यानी आप लोगों सामने क्या निराश हुआ जाए, अगली कक्षा में मैं इसका विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा बच्चों। आज कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।